अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल क्या रहा हूं, पहले ये ध्यान से सुनो। मैं आपको बोल क्या रहा हूं, पहले ये ध्यान से सुनो। बेटा, हमने लास्ट वाली एमटीपी करी, लास्ट वाली एमटीपी करी, तब मैंने करते वक्त आपको कुछ गाइडलाइंस दिए थे। इंस्टीट्यूट वाली एमटीपी मैंने आपको कराई, इंस्टीट्यूट वाली एमटीपी मैंने आपको कराई, तब मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस दिए थे। आई एम होपिंग एंड बिलीविंग कि आप लोगों ने उन गाइडलाइंस को सुना होगा, समझा होगा, और उनको समझ के ही अपना जो फुल लेंथ टेस्ट मैं अपने सेंटर पे ले रहा हूं वो आपने दिया होगा। एंड मैंने वो ज्यादातर कॉपीज आपको चेक करके दी हैं। एंड वेरी वेल यू आर अवेयर कि जिन लोगों ने उन गाइडलाइंस को फॉलो किया है उनके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। अब आज मैं आपको एक गाइडलाइन और दे रहा हूं, आज मैं आपको एक गाइडलाइन और दे रहा हूं। अब सर, एक जो मुद्दा रह गया फाइनली हमारे पास, एक जो फाइनली मुद्दा हमारे पास रह गया, फाइनल जो मुद्दा हमारे पास रह गया वो रह गया स्पीड का या टाइम मैनेजमेंट का, है ना। तो देखो, मैं आपको दो तीन बातें छोटी छोटी बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, पेपर को बेस्ट टू वर्स्ट के सीक्वेंस में करिए, ताकि जिन क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है वहां पे टाइम ना वेस्ट हो। दूसरा, फैक्ट्स बहुत ज्यादा मत लिखिए, फैक्ट्स को आप कट शॉर्ट कर सकते हैं ताकि आपका पेपर ना छूटे। ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लिख रहे, कट शॉर्ट करिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे मॉक टेस्ट पेपर 1 हो इंस्टीट्यूट का, चाहे मॉक टेस्ट पेपर 2 हो जो मैं आज आपको कराने वाला हूं, इनको सेल्फ में अटेम्प्ट कीजिए, इनको सेल्फ में अटेम्प्ट कीजिए एंड टाइम अपना क्लॉक कीजिए। सॉल्व 2 to 300 मार्क्स पेपर ऑन ओन, और सिर्फ आईसीआई वाले पेपर सॉल्व कीजिए, अननेसेसरी कोई और पेपर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आईसीआई के पेपर का ही पैटर्न हमें लिखना आना चाहिए। बाकी का आप कर भी लोगे तो उससे कोई पर्पस सॉल्व होगा नहीं। तो मॉक टेस्ट पेपर 1 खुद से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर 2 खुद से लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द इश्यूज अब आपके आयरन आउट हो चुके हैं एंड यू विल डू वेल। 12th मत समझिए 100 में से 100 आएंगे, लेकिन यह भी मत समझिए कि बहुत हार्ड है। मैं नहीं मानता हार्ड है। जितनी मेहनत हम इतने टाइम से कर रहे हैं और अभी करेंगे आने वाले 8-10 दिन, और मैं आपके साथ लास्ट तक खड़ा हूं, यह मेरी गारंटी है। चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो, मैं आपके साथ एंड तक खड़ा रहूंगा। तो आपको घबराना नहीं है कि अरे यार सर से कोई बात ही नहीं हो रही, सर ही कहां है, हम तो परेशान हो रहे हैं। नहीं, परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ एंड तक खड़ा हूं। फोन भी उठाऊंगा, मैसेज के रिप्लाई थोड़े मुश्किल हैं, फोन जरूर उठाऊंगा और जरूर फोन पे आपसे बात करूंगा। और एग्जाम के एक दिन पहले तक भी रात के 2 बजे तक आपके साथ बैठा रहूंगा। कल इंटर का पेपर था, 2:30 बजे सोया हूं, परसों 3 बजे सोया हूं, और अभी कल उनका पेपर है, आज भी जगूंगा। तो आप ये मत सोचो कि कहीं हेल्प में कमी है, आप हेजिटेट मत करो, मेरे पास आने पे आप आओ, मैं हेल्प करूंगा। और एक बात याद रखो, देखो हमारा दिमाग थोड़ा छोटा सा है, सीए का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो मैं एक ही बात मानता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, हम सबके गुरु हैं वो, उन्होंने एक ही बात बोली थी, चिड़िया से मैं बाज लड़ावा, चिड़िया से मैं बाज लड़ावा, 1 लाख से 100 लड़ावा, 1 लाख से 100 लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। क्या कह रहे थे वो? सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। इतना सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि अगर 1 लाख लोगों के सामने 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो भी वो 100 लोगों में हिम्मत है कि वो जीत कर निकल जाएंगे। चिड़िया से मैं बाज लड़ावा, 1 लाख से 100 लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। याद रखो ये बात, सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू इट। आज हो सकता है आपके एमटीपी में थोड़े ज्यादा आए हो, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ये सीए है। और थोड़े कम आए हैं तो निराश मत हो जाना, ये सीए है। बाजी कभी भी पलट सकती है, मैच आखिरी
बॉल तक चलेगा। अभी तो नेट सेशन चल रहे हैं, मैच तो चालू भी नहीं हुआ, मैच तो चालू भी नहीं हुआ। तो डोंट लेट एनीबडी टेल यू डिफरेंटली, यस यू कैन डू इट, दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू नीड टू हैव टिल सीए फाइनल्स, एंड देन यू विल पास, एंड देन यू विल पास, कोई नहीं रोक पाएगा। आइए प्रभु का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हे भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊं और मेरे सारे बच्चे भगवान करे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पेशली मेरे सारे बच्चे फर्स्ट टाइम में सीए बन जाएं। आ जाओ। 26 अगस्त 2025 को आईसीए ने मॉक टेस्ट पेपर लिया। मॉक टेस्ट पेपर 2 है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा इशू किया गया है। पेपर का पैटर्न आपको मैं कई बार बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। टाइम अलाउड 3 आवर्स है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए का फर्स्ट। तनिष्का परचेज 2 फ्लैट्स इन अंसल वीवीआईपी होम्स एट ग्रेटर नोएडा। 2 फ्लैट लिए हैं इसने अंसल वीवीआईपी होम्स पे, 1 एट ब्लॉक ए एंड अनदर एट ब्लॉक डी। 2 फ्लैट लिए सेम प्लाजा में, एक ब्लॉक ए में एक ब्लॉक डी में। शी ऑल्सो एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद साक्षी टू लेट आउट द फ्लैट एट ब्लॉक डी। तनिष्का ब्लॉक डी का फ्लैट रेंट पे दे रही है साक्षी को। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बोथ तनिष्का एंड साक्षी वर अनअवेयर। दोनों को नहीं पता, ना तुझे पता ना मुझे पता, दैट ब्लॉक डी इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अर्थक्वेक। देखो भैया, मैं तो 2-3 बातें बोल रहा हूं। पहली चीज, दोनों को ही नहीं पता कि फ्लैट डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो बायलैटरल मिस्टेक भी है। दूसरा, आप ये बोल सकते हो ऐसी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है जो दोनों ही पार्टीज नहीं जानती हैं। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी नॉट नोन टू पार्टीज है, बोल सकते हो। और दोनों ही सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है, वॉइड एब इनिशियो। 2-3 लाइनों में बायलैटरल मिस्टेक समझाइए, 2-3 लाइनों में इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी समझाइए और लिखिए कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा। ये तो हो गए क्वेश्चन के प्रोविजंस। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आफ्टरवर्ड्स नोइंग द फैक्ट साक्षी रिक्वेस्टेड टू ट्रांसफर द कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ फ्लैट ब्लॉक ए। मतलब जब बाद में ने पता चला तो साक्षी बोल रही कि एक काम करो, ब्लॉक डी की जगह मुझे ब्लॉक ए वाला रेंट पर दे दो, ब्लॉक ए वाला रेंट पे दे दो। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेदर तनिष्का यानी ये इज लायबल टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ फ्लैट एट ब्लॉक ए इन प्लेस ऑफ ब्लॉक डी। अब साक्षी क्या बोल रही थी, अच्छा चलो ब्लॉक डी तो डिस्ट्रॉय हो गया, मुझे ब्लॉक ए दे दो। तो क्या तनिष्का लायबल है ब्लॉक ए देने के लिए? सिंपल सी चीज समझो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई राइट नहीं मिलते। तो आप बोलोगे कि साक्षी ने जो रिक्वेस्ट करी वो वैलिड नहीं है, तनिष्का अपना फ्लैट साक्षी को हैंडओवर नहीं करेगी। तो आप बोलोगे नो। पहले तो आप क्या बोलोगे, तनिष्का इज नॉट लायबल, तनिष्का इज नॉट लायबल टू हैंड ओवर द फ्लैट। अब आप लोग गलती ये करते हैं, बस इतना सा लिख के आ जाते हैं पेपर में। ये नहीं लिखना है, प्रॉपर लिखिए, तनिष्का इज नॉट लायबल टू हैंड ओवर द फ्लैट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो एंड नो पार्टी विल गेट एनी राइट अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट। देन आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, कीप इट सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। कीप इट सिंपल। सिंपल रहेगा तो कर पाएंगे, नहीं सिंपल रहेगा तो दिक्कत आएगी। मिस्टर ए द एम्प्लॉयर इंड्यूस्ड हिज एम्प्लॉय, बोल रहे थे आप। मॉडिफिकेशन तब होता ना जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दूसरे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस होता। यहां तो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो गया, वॉइड हो गया तो वैसे ही डिस्चार्ज हो गया। नया बनाओ, उसकी कोई मनाही नहीं है। मिस्टर ए द एम्प्लॉयर इंड्यूस्ड हिज एम्प्लॉय बी टू सेल 1 रूम फ्लैट टू हिम एट लेस देन द मार्केट वैल्यू टू सिक्योर प्रमोशन। ए अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है कि तो अपना फ्लैट मुझे मार्केट वैल्यू से कम पे दे दे, तेरा प्रमोशन कर दूंगा। तो आपको यह समझना है कि एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय के ऊपर अपेरेंट अथॉरिटी होती है। तो बेसिकली इट बिकम्स द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें एम्प्लॉयर डोमिनेटिंग पार्टी है
और एम्प्लॉय अग्रीव्ड पार्टी हो गई, एम्प्लॉय क्या हो गई, अग्रीव्ड पार्टी हो गई। इसका फ्री कंसेंट नहीं है, इसका क्या नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, ये क्या हो गई बेटा, अग्रीव्ड पार्टी हो गई। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन करना है बस, और इतना लिखकर आना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अराइज होती है इवन इन द केस ऑफ अपेरेंट अथॉरिटी, और फिर आपको यह लिख के आना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। अब क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर बी सोल्ड द फ्लैट टू ए, लेटर ऑन बी चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड टू sue ए, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर बी, हेंस मिस्टर बी कैन sue मिस्टर ए एंड ऑल्सो rescind द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो आया। अच्छा, मैं मॉक टेस्ट पेपर क्यों करा रहा हूं, सीरियसली लीजिए इसको, ताकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम एट इट। आज सीए इंटर में मैं बच्चों को 500 टैक्स के क्वेश्चन करा देता हूं, कोई नहीं कराता पूरे जयपुर में, राजस्थान में नहीं कराता होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मेरी लॉ की बुक में फाउंडेशन के तो फिर भी चलो मैंने 100-150 क्वेश्चन डाल रखे हैं, मेरी इंटर की लॉ की बुक में 400 सवाल हैं, आज तक की सारी एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू बुक नहीं मिलेगी आपको मार्केट में ऐसी। क्यों? प्रैक्टिस से ही सीए में सारा काम है। सीए लोग बोलते हैं टफ है, टफ क्यों है? मेहनत नहीं करना तो एक अलग फैक्टर है, मेहनत करने के बाद भी बच्चे अटकते हैं। क्यों अटकते हैं? लैक ऑफ प्रैक्टिस। आज एक छोटा सा कंपैरिजन देता हूं, स्कूल में क्या होता है, फर्स्ट टर्म देते हैं, सेकंड टर्म देते हैं, प्री बोर्ड देते हैं, इतनी सारी प्रैक्टिस होती है तब बोर्ड देते हैं। अब सीए में ना कोई बोर्ड है, ना कोई प्री बोर्ड है, ना कोई टर्म एग्जाम है, सीधे जाके मेन वाला एग्जाम देना है, प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती स्टूडेंट की, इसलिए मार्क्स नहीं आते। तो आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, हर लेवल पे बता रहा हूं, उतना आप अच्छा करोगे। आज भगवान की कृपा है पहली चीज तो, बट दूसरा रीजन ये भी है, आज मेरे यहां पे सीए इंटर में 75% रिजल्ट आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट 12% रिजल्ट देती है, मेरे यहां 75% रिजल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? प्रैक्टिस। आज सारे मॉक टेस्ट पेपर इंटर के मैंने बच्चों को क्लास में लाइव में कराए हैं, संजय सर ने कॉस्ट एफएम के कराए हैं, फाउंडेशन में अभी सुमेश सर आपको करा रहे हैं, मैम आपको करा रही है, मैं आपको करा रहा हूं। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट। एमटीपी को सीरियसली लीजिए और मेरे कराने के बाद एक बार एमटीपी खुद भी कीजिए, बस हो जाएगा। आज क्या होता है पता है, अगर सारी एमटीपी और पीवाईक्यू करके रखते हैं तो कई बार तो ऐसा होता है, सेम क्वेश्चन तो नहीं आते हैं लॉ में, बट 50% पेपर मिलता जुलता आ जाता है, वैसे ही पास हो जाते हैं बच्चे। सिर्फ एमटीपी करके रखिए, थोड़ी सी लैक ऑफ लर्निंग भी है, पर 50% पेपर भी अगर वहां से आ गया, काम हो गया। अच्छा, आज तो मैं अब इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट भेज दूंगा जिस पे अपने को एंड में फोकस करना है। बहुत बढ़िया लिस्ट बनाई है मैंने, ठीक है, हर बैच में ही देता हूं, ऐसा नहीं है कोई आपके बैच के लिए स्पेशल कर रहा हूं, सब बैच का इक्वल वैल्यू होता है मेरे लिए, चाहे वो ज्यादा बच्चों का हो चाहे कम बच्चों का हो। तो आज उस पर फोकस कर लेना, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। आती है बात समझ में? आओ, प्लीज सॉल्व दिस एमटीपी योरसेल्फ वंस एट होम। जस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने करा दिया और हो गया, या ऐसा हो कि मेरा ही कराया हुआ वापस करना है तो 2 बार 3 बार एमटीपी की क्लास देख लो, ताकि सेम क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। इस बार के पेपर में क्या हुआ, मैंने 4 क्वेश्चन, पूरे 4 क्वेश्चन सेम मॉक टेस्ट पेपर के डाले थे, उसमें भी स्टूडेंट्स ने मार्क्स नहीं स्कोर किए, विच गोज ऑन टू शो कि हमने एमटीपी को सीरियसली नहीं किया। प्लीज कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, द पेड अप कैपिटल। अब जैसे पेड अप कैपिटल आता है ना, पता नहीं क्या मेरे अंदर से है, मेरे को पता है सब्सिडरी कंपनी का क्वेश्चन आने वाला है, और मैं ये मॉक टेस्ट पेपर पहली बार करा रहा हूं, मेरे को तो कराने का टाइम भी नहीं मिला। 26 जैन का तो ये पेपर ही हुआ है, और इंस्टीट्यूट ने अभी 1-2 दिन पहले वेबसाइट पे डाला है। स्टूडेंट्स को तो पहले मिल जाता है, हमको तो जब वेबसाइट पे आता है तब मिलता है। तो मैं आपको पहली बार करा रहा हूं, बट ये छोटी छोटी चीजें जो मेरे दिमाग में है, वो कैसे आई? प्रैक्टिस से आई। मैंने शुरुआत की 3 लाइन पढ़ी थी पहले क्वेश्चन की, मैंने आपको बता दिया बायलैटरल मिस्टेक और ये लिखना है। ये कैसे आ रहा है? प्रैक्टिस से आ रहा है। पढ़ो, द पेड अप कैपिटल ऑफ दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड इज 1 करोड़। अच्छी बात है, प्राइवेट कंपनी है, पहले तो ध्यान रखना,
पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है इन द फॉर्म ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर तो मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में हम देखते हैं मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर नहीं होती है प्रेफरेंस शेयर्स के पास, लिखा हुआ भी है उन्होंने वेकेट में, प्रेफरेंस शेयर आर नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट। खुदा ना खास्ता पेपर में लिख दे प्रेफरेंस शेयर को भी वोटिंग राइट है, खुदा ना खास्ता लिख दे तो जोड़ लेना उन्हें भी, कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग पावर होगी तो लेना है। शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा शैडो इवनिंग इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स इन दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड। होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं आया, मोर देन 50% पे आता है। अब सोचो हुआ क्या, दर्शन फोटोग्राफ के कितने शेयर हैं? 50,000। उसमें से शैडो इवनिंग ने कितने लिए हुए हैं? 25,000, यानी एग्जैक्ट 50%। होल्डिंग और सब्सिडरी होने के लिए मोर देन 50% चाहिए। वेदर दर्शन फोटोग्राफ्स यानी ये वाली कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड? नो, एस टोटल वोटिंग पावर इज नॉट मोर देन 50%। होल्डिंग सब्सिडरी होने के लिए मोर देन 50% होना जरूरी है, क्योंकि मोर देन 50% नहीं है इसलिए से क्या नहीं माना जा सकता? होल्डिंग सब्सिडरी नहीं माना जा सकता। बोलो आया कि नहीं आया? अच्छा, प्रोविजंस में क्या करना है? 7 मार्क्स का क्वेश्चन है अब की बार। तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन भी लिखनी है, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन भी लिखनी है, प्रॉपर डिटेल्ड डेफिनेशन दोनों की चाहिए, जहां पर आप टोटल वोटिंग पावर भी डिफाइन करेंगे कि उसमें इक्विटी शेयर लेते हैं, कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डिफाइन करेंगे। समझ में आई बात? और एक पॉइंट और लिखिए, लेयर ऑफ सब्सिडरीज वाला, ठीक है? पूरी कंप्लीट डेफिनेशन आनी चाहिए, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट इन केस शैडो इवनिंग। शैडो इवनिंग is holding 25,000 equity share and 5,000 preference share. Answer will not be different, answer will remain same. तो भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन नहीं आएगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग पावर नहीं होती है। तब रीजन क्या बोलोगे? आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। क्यों होगा सेम? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, और हमें मोर देन 50% वोटिंग राइट्स का देखना होता है। जब प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं है तो मैटर ही क्लोज हो गया। जब प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या नहीं है? वोटिंग राइट नहीं है, तो क्या क्लोज हो गया? मैटर ही क्लोज हो गया। बताइए, समझ में आता है कॉन्सेप्ट? नहीं समझ में आता? बिल्कुल आता है सर, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। बढ़ूं आगे? बढ़ोगे ही सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है, वेरी इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होंगे? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, agreement to share profits, mutual agency, that is business carried on by all or any one of them acting for all. डिटेल में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको सारे एसेंशियल्स, नहीं डिटेल में एक्सप्लेन करोगे मार्क्स नहीं आएंगे। इस बार के टेस्ट में कुछ बच्चों ने गलतियां करी हैं। उन्होंने क्या करा है कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का, तब उसमें नॉमिनल पार्टनर में 2 लाइनें लिख के छोड़ दी, जबकि बुक में 4-5 पॉइंट लिखा रखे हैं मैंने। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में एक डेफिनेशन लिख दी, एक नहीं लिखी, तो मैंने मार्क्स कट किए। डोरमेंट पार्टनर में एक लाइन लिख के छोड़ दी कि बस वो बिजनेस में पार्ट नहीं लेता। अरे सब कुछ लिखो, ही बिकम्स पार्टनर बाय अग्रीमेंट, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो जब क्वेश्चन का वेटेज अच्छा है तो लिखना चाहिए। बच्चे बोलते हैं टाइम नहीं मैनेज होता। सर स्पीड लिखने की बढ़ाइए, इसीलिए बोल रहा हूं 2-3-4 मॉक टेस्ट पेपर खुद से लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? आइए, 2 भी लिख लेंगे हो जाएगा, ये नहीं 4 या 6 लिखने, 2 भी लिख लेंगे हो जाएगा। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी बहुत है कंटेंट लिखने के लिए। ये पूछा है पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखने की रिक्वायरमेंट है क्या? टाइम अलाउ कर रहा है तो लिख दो, रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब तुम्हें याद है? अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कराते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। किससे?
ये गलती इस बार भी एमटीपी में कई बच्चों ने करी है। सोगा का क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करते हैं। मैंने सोगा में क्वेश्चन पूछा था रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन लिख रखे हैं उसमें। बेटा सोगा का क्वेश्चन है, तो अब ये क्वेश्चन में सोगा है, कंटिंजेंट की बात हो रही है, तो सोगा में कंटिंजेंट गुड्स वाले प्रोविजन लग जाएंगे। कौन से वाले? कंटिंजेंट गुड्स वाले। ऐसा मत कर देना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन लिख दो। मेरे को याद है मैंने पेपर में यही वाला एग्जांपल समझाया था। अब इन्होंने शिप का नाम टाइटैनिक लिख दिया। बाकी मैंने तो जब भी आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट समझाए हैं हमेशा शिप का ही एग्जांपल लिया है। अग्री करते हो या नहीं करते? बिकॉज वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। रजनीकांत, वाह, हीरो रजनीकांत और शिप टाइटैनिक। ठीक है, रजनीकांत अग्रीज टू सेल सम स्पेसिफिक गुड। उल्लू बना रहा है, स्पेसिफिक गुड नहीं है ये, इसके बोलने से स्पेसिफिक नहीं होते हैं। कमिंग ऑन अ शिप नेम टाइटैनिक, गुड शिप से आ रहे हैं, शिप आ भी सकता है डूब भी सकता है, कंटिंजेंट गुड से। टू चिरंजीवी, वाह, रजनीकांत और चिरंजीवी, चिरंजीवी साउथ का एक्टर नहीं तुम्हारा बड़ा फेमस, और रजनीकांत तो आप जानते ही हैं। रजनीकांत इज द ओनली पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड who can make sunrise take place from south। उस केस में that is not an impossible agreement, ध्यान रखना, मजाक कर रहा हूं। टू चिरंजीवी which will be delivered on arrival of Titanic, seller रजनीकांत है। The ship arrived at the port but goods were not found on the ship। शिप आया लेकिन गुड्स ही नहीं मिले शिप पे। शिप उछला होगा पानी में, गिर गए होंगे पानी में, पता नहीं क्या हुआ, देखते हैं। चिरंजीवी हैड टू प्रोक्योर द गुड्स फ्रॉम ओपन मार्केट, चिरंजीवी को गुड्स ओपन मार्केट से कहीं से लेने पड़े एट अ हायर प्राइस, यानी हमारे चिरंजीवी को लॉस हो गया। आफ्टरवर्ड्स चिरंजीवी स्यूड रजनीकांत फॉर रिकवरी ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट ही मेड फॉर गुड्स। बाद चिरंजीवी बेसिकली क्या क्लेम कर रहा है? डैमेजेस फॉर द एक्स्ट्रा प्राइस। स्टेट विद रीजन वेदर रजनीकांत इज लायबल टू कंपनसेट चिरंजीवी। क्वेश्चन पूछ रहा है रीजन के साथ बताओ कि क्या चिरंजीवी रजनीकांत को क्या रजनीकांत चिरंजीवी को कंपनसेट करने के लिए लायबल है? तो आप बोलोगे नहीं लायबल है। सर देखो यहां पर सेल नहीं हुई है, आराम से चलना धीरे धीरे। सेल होती है इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यही होती है सेल। आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको बोलना पड़ेगा दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स आर दोज गुड्स which may or may not be acquired by the seller depending on happening or non-happening of uncertain future events। फिर आप बोलो इन केस ऑफ कंटिंजेंट गुड्स, सब लिख रखा है मेरे नोट्स में, इन केस ऑफ कंटिंजेंट गुड्स देयर विल बी एन अग्रीमेंट टू सेल। Since goods were not found on ship, contract has become void। contract has become void, contract void हो गया है। void contract में किसी को कोई राइट होते नहीं है। therefore चिरंजीवी, ये तो होना ही था बेटा, रजनीकांत की बातें चल रही हैं। therefore चिरंजीवी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। ये बादल इतने इसीलिए तो गड़गड़ा रहे हैं, रजनीकांत यार, रजनीकांत, भारी बातें चल रही हैं। therefore चिरंजीवी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम रजनीकांत, बोले वो नहीं ले सकता है रजनीकांत से डैमेजेस। अब यही क्वेश्चन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से होगा। सोगा में आया है इसलिए कंटिंजेंट गुड से हुआ है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। अच्छा अब ये वापस से सोगा का क्वेश्चन है, वापस से सोगा का क्वेश्चन है। अच्छा तुम्हें याद है अपने वैसे तो ये रूल होता है कि नीमो दैट गॉड नॉन हैबिट नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ इज नॉट गॉड। मतलब अगर सेलर का गुड्स पे टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर का भी टाइटल डिफेक्टिव ही होता है। लेकिन उसमें हमने कुछ एक्सेप्शन केसेस पढ़े,
उनमें से एक एक्सेप्शन याद है कि अगर सेलर के पास गुड्स का पोजेशन अंडर अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट आता था और अग्रीव्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करने से पहले अगर सेलर गुड्स बायर को बेच देता था और बायर गुड्स गुड फेथ में खरीद लेता था तो बायर को गुड्स पे वैलिड टाइटल मिलता था, याद है? उसका क्वेश्चन है, पढ़ो। सर, सौरभ परचेज इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ विवेक। सौरभ बायर है, सौरभ ने खरीदा है ₹5,000 ओनली ऑन द गन पॉइंट। गन पॉइंट में खरीदा है यानी विवेक की कंसेंट फ्री नहीं है, तो विवेक हो गया अग्री पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ विवेक। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ विवेक। अब देखना सौरभ आगे क्या कर रहा है। विवेक डिसाइडेड टू फाइल कंप्लेंट, विवेक ने कंप्लेंट भी कर दी, एंड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन। बिल्कुल कोर्जन हुआ है, सर पे बंदूक रखी है। अप्लाइड अगेंस्ट हिम बाय सौरभ। विवेक डिसाइडेड कि मैं ऐसा करूंगा, बट बिफोर ही कुड डू दैट, यानी जो विवेक है वो है अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं किया है, डिड नॉट रिसेंड। क्वेश्चन बोल रहा है बिफोर ही कुड डू दैट, वो ऐसा करता उससे पहले। सौरभ सोल्ड द स्कूटर टू विनय। सौरभ ने विनय को बेच दिया भाई। Who had no idea about the situation, विनय को पता ही नहीं था सिचुएशन के बारे में, यानी विनय ने स्कूटर गुड फेथ में लिया है। ऑन विच द स्कूटर वॉज परचेज बाय सौरभ। विवेक sued सौरभ एंड विनय, दोनों को स्यू कर रहा है, सौरभ को भी और विनय को भी, फॉर रिकवरी ऑफ स्कूटर। वेदर विवेक वॉज करेक्ट इन दिस डिसीजन? नो। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है कि आप नीमो दैट कॉड नॉन हैबिट वगैरह समझा रहे हो, नहीं। आप सिंपल बोलिए एज पर, अगर सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर बता देता हूं, 29S होगा का, नहीं याद है तो सेक्शन नंबर लिखिए मत। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, बायर विल गेट वैलिड टाइटल ऑन गुड्स इफ 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, या 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जैसे लिखना हो वैसे 2 बहुत है। ए पॉइंट, goods are sold before the contract is rescinded by the aggrieved party. B point, buyer acquired the goods in good faith without knowledge of defective title of seller. थोड़े से फैक्ट लिखे कंक्लूजन लिखा, in the given case both the aforementioned conditions have been satisfied, therefore title of Vinay on goods, विनय कौन था? जिसको गुड्स बेचे थे। टाइटल ऑफ विनय ऑन गुड्स इज वैलिड, hence Vivek is not correct in his decision. Vivek is not correct in his decision. Vivek cannot recover the scooter from Saurabh or Vinay. Saurabh और Vivek. क्लियर है? सौरभ और विनय से रिकवर नहीं कर पाएगा। कौन नहीं रिकवर कर पाएगा? विवेक। बोलो क्लियर है? पूछा ही नहीं है क्वेश्चन ने, पूछा ही नहीं। जो नहीं पूछा है मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी हूं। तुम नहीं पूछोगे हम नहीं बताएंगे। समझ में आई बात? अपना फुल एटीट्यूड है भाई, पूछो तो बताएंगे। ठीक है, अपन नहीं फालतू में एक्स्ट्रा लिखते हैं, इसीलिए पेपर छूटते हैं। पूछा ही नहीं उसने, क्यों बताना है? व्हाई? अरे इजी, ब्रीफली एक्सप्लेन नेचर ऑफ शेयर्स अंडर कंपनीज एक्ट 13 with reference to legal position of shareholder, treatment as movable property and requirement of numbering. ठीक है, अब ये requirement of numbering में बच्चों को confusion आ जाता है, बाकी तो easy है। explain the nature of share, देखेंगे nature of share। सबसे पहले please define share, please define share। 7 नंबर का सवाल है। how do you get 7 नंबर बता रहा हूं। क्या होता है शेयर? Share is the share in the share capital of the company and includes stock. सेक्शन नंबर मुझे तो याद नहीं है, बट बाय चांस आपको याद हो तो लिखाना। फिर क्या लिखोगे? शेयर इज ऑफ 2 टाइप, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब मेन है, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। लीगल पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर, ट्रीटमेंट एज मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें आपको यह समझाना है
कि शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल होती है। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर को गुड्स माना है। एंड ट्रांसफरेबल फ्रॉम, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो आंसर। एंड ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। उसके बाद ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी होती है, प्राइवेट कंपनी में नहीं होते फ्रीली ट्रांसफरेबल, और पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। पूरा अच्छे से इस बात को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कर लोगे? कर लोगे। उसके बाद एक पॉइंट अच्छा है, रिक्वायरमेंट ऑफ नंबरिंग। मैं बता देता हूं, शेयर्स को सीक्वेंशियली नंबर किया जाता है। जैसे कंपनी ने पहला शेयर इशू किया तो उसका नंबर होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ध्यान रखना, शेयर्स, याद रखना, शेयर्स, या ऐसे लिखना, ये लाइन ध्यान रखना, एवरी शेयर इन अ कंपनी shall be distinguished by its distinctive number। डिस्टिंक्टिव नंबर बोलते हैं शेयर नंबर को। शेयर जो नंबर होता है, जैसे मैंने बोला शेयर नंबर 1, शेयर नंबर 2, शेयर नंबर 3, शेयर नंबर्स आर कॉल्ड डिस्टिंक्टिव नंबर्स। तो एवरी शेयर इन अ कंपनी शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। ईच एंड एवरी शेयर मस्ट बी नंबर्ड। क्लियर है? लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट तभी चलता है व्हेन शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। अगर शेयर डीमैट अकाउंट में है तो कोई शेयर नंबरिंग नहीं होती, कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता। ये लिखना नहीं है, तो मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। ये सब इंटर में पढ़ाएंगे आपको, ये सब फाउंडेशन लेवल में नहीं आएगा। बस शेयर डिफाइन कीजिए, इक्विटी शेयर डिफाइन कीजिए, प्रेफरेंस शेयर डिफाइन कीजिए। शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी होती है, पब्लिक कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी होती है। और अलग से हेडिंग बनाना रिक्वायरमेंट ऑफ नंबरिंग, और उसमें बस इतना ही आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कुछ है ही नहीं लिखने को। ईच एंड एवरी शेयर विल बी नंबर्ड, उनको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर। बस इतना ध्यान रखना है। कोई डाउट? हाँ, नहीं, फॉर्जरी से पर्पज नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। आगे आइए, सी पॉइंट आता है, बड़ा इजी सा सवाल है, आई एम श्योर आप 2 मिनट में कर लेंगे। डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट रिलेटिंग टू पार्टनर्स इन एलएलपी, इन योर आंसर एक्सप्लेन। अभी इस लाइन को पढ़ के मुझे कुछ नहीं समझ में आया, लाइन क्या है? ये 3 बातें समझानी है, थ्योरी क्वेश्चन है। एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बिकम पार्टनर, ये पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया, ये सेक्शन 5 है ऑफ एलएलपी एक्ट। एलिजिबिलिटी में सिंगल लाइन है, एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट आर एलिजिबल टू बिकम पार्टनर्स इन एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट मींस कंपनी और एलएलपी। Disqualification, following persons cannot become partner in LLP: unsound mind, undischarged insolvent, applied to court to be adjudicated as insolvent. Clear? Minimum number of partners 2. Consequences of reduction below statutory limit, तो ये section 6 आ गया। If number of partners in LLP are reduced below 2 and LLP continues to carry on business for more than 6 months, then remaining partners aware of the fact shall be personally liable for debts incurred after 6 months. खत्म। और लास्ट पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ, कितना पूछोगे 6 नंबर में? जान ही ले लो, कितना सारा पूछ लिया बताओ 6 नंबर में। कई बार तो 6 नंबर का सवाल ऐसा देते हैं कि उसमें 1 पेज भी नहीं है लिखने को, और कई बार मजाक। अभी ऊपर 7 नंबर का सवाल था, इसमें जितना मैंने बताया ये सब लिख भी दोगे तो भी 1 ही पेज भरेगा, और अब इसमें भर जाएंगे 1.5-2 पेज। कॉन्सेप्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट
2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be resident of India. Resident of India means a person who has resided in India for a period of 120 days or more during the financial year. Where body corporate is the partner in LLP, then the nominee of the body corporate can be appointed as the designated partner. कर लोगे? कोई डाउट? बहुत बढ़िया सर, कितने कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, सब आता है उनको। जैसे भी हो तो मेरे ही, क्या करें बताओ। चलो आगे आओ। अच्छा याद है तुम्हें एम्प्लॉयड अथॉरिटी और पार्टनर होती थी? तो उसमें एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी ये भी होती थी कि पार्टनर फर्म के ब्याह पे गुड्स खरीद सकता था। लेकिन तुम्हें एक बात मैंने पढ़ाई थी कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी दो तभी वैलिड होगी जब दो चीजें होंगी। पहला, द एक्ट मस्ट बी डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। द एक्ट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। और दूसरा था, द एक्ट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नाम से होना चाहिए, याद है? और बस बाकी तो फिर पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है। बाकी मोटा मोटी उसी का क्वेश्चन है, देखना। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये लास्ट टाइम की एमटीपी में भी था। XYZ आर पार्टनर्स इन फर्म, लास्ट टाइम मतलब लास्ट अटेम्प्ट, उसकी एमटीपी में सेम क्वेश्चन था, इन्होंने इस बार रिपीट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का तो खैर मेरे को आंसर भी रटा पड़ा है, देखते जाओ। XYZ आर पार्टनर्स इन फर्म नेम्ड मैसर्स XYZ एंड कंपनी। टिम्बर इज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ फर्म इन ऑर्डिनरी कोर्स, लिखा है टिम्बर फर्म के धंधे में काम आवे। वाई विद इंटेंशन टू डिसीव डब्लू, कोई होगा डब्लू? डब्लू बोले टिम्बर डीलर है, तो वाई विद इंटेंशन टू डिसीव डब्लू आर टिम्बर डीलर परचेज टिम्बर ऑन बिहाफ ऑफ XYZ एंड कंपनी। वाई यूजेस द टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज ओन बिल्डिंग, मतलब टिम्बर लिया तो फर्म के नाम से है पर यूज खुद की बिल्डिंग के लिए कर लिया। बदमाश बदमाश। डब्लू हैज नो आइडिया, बेचारे को पता ही नहीं डब्लू को तो, दैट वाई परचेज द टिम्बर फॉर ओन यूज एंड फर्म से जाके पीसा मांग रहा है। तुमको याद है? अच्छा, जस्ट इसी टाइम की एमटीपी में सीमेंट वाला क्वेश्चन था, मेरे को तो उसी की फीलिंग है। क्लेम्स द पेमेंट फ्रॉम XYZ एंड कंपनी, कंपनी बोल रही है हम तो नहीं देंगे। XYZ एंड कंपनी रिफ्यूजेस द पेमेंट एज वाज टिम्बर वाज नेवर रिसीव्ड बाय स्टेट, वेदर फर्म इज लायबल टू पे प्राइस ऑफ टिम्बर। आंसर में प्रोविजन में बता देता हूं क्या आएगा। नहीं, डायरेक्ट नहीं, सबसे पहले सेक्शन 19 लिखना कि पार्टनर को एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है फर्म के ब्याह पे गुड्स खरीदने की। फिर सेक्शन 25 लिखना, फर्म इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल इफ एक्ट इज इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी वाली बात सेक्शन 19 में कवर हो गई। फिर सेक्शन 26 में लिखना, even if partner is guilty of misconduct then the firm will be liable for the acts of the partner if act was done in the ordinary course of the business of the firm and act is within the scope of the authority of the partner। ये सब लिख के लिखना। whether firm is liable, yes, liability of firm is joint and several, all the partners will be liable for the payment of this amount। बिल्कुल देखो सेम, बिल्कुल सेम, सीमेंट की जगह टिम्बर कर दिया बस। whether the answer be different in case part of timber so purchase was delivered to firm and rest was used by wife for his personal use। बोल रहा है आधी टिम्बर तो बिजनेस में काम आई, आधी फर्म के में, उससे क्या फर्क पड़ता है? खरीदी तो फर्म के नाम से गई है ना। नो, आंसर विल नॉट चेंज, आंसर चेंज नहीं होगा। एंटायर फर्म इज लायबल। अब सीए के पेपर में भी ऐसे होगा, सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा पर मिलता जुलता आएगा। तो अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करके रखोगे तो चांस ये है कि वो मिलता जुलता क्वेश्चन हम कर पाएंगे। क्लियर है? अब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है ये पूरा क्वेश्चन ही पिछली वाली आरटीपी का है, तो मुझे पता है। और पता है मैं कितना ध्यान रखता हूं क्लास में पढ़ाते वक्त, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्योंकि ये पिछली आरटीपी में आ चुका था, मैंने कॉपी में लिखा रखा है। गारंटी बता रहा हूं, कॉपी में लिखा रखा है। क्वेश्चन अभी कर रहे हो तुम पहली बार, आंसर कॉपी में लिखा हुआ है पहले से। याद दिलाता हूं, कॉपी में चेक करना मैंने ये लिखा रखा है क्या। अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर अनलिमिटेड कंपनी क्रेडिटर का पेमेंट नहीं कर रही है तो क्रेडिटर कंपनी के मेंबर्स को स्यू कर ले कि तुम पेमेंट करो? पढ़ा है, लिखा रखा है, क्वेश्चन है ये। क्रेडिटर, अरे थम तो जाओ, सीधे ऑफिशियल लिक्विडेटर पे पहुंच जाओ। क्रेडिटर कंपनी को स्यू करेगा क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है। क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर को स्यू नहीं कर सकता। फिर आप लिखोगे कि कल को कंपनी वाइंड अप होती है तो क्रेडिटर अपना पैसा ऑफिशियल लिक्विडेटर से डिमांड करेगा और ऑफिशियल लिक्विडेटर विल क्लेम द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स। तो आप बोलोगे मेंबर्स कभी भी डायरेक्टली लायबल नहीं होते हैं टू द क्रेडिटर। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्रेडिटर कंपनी के मेंबर मोहन और सोहन को स्यू कर सकता है, तो बोलना मोहन और सोहन को स्यू नहीं कर सकता, बट ही कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। याद है पढ़ा हुआ? कर लो क्वेश्चन। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन प्रीवियस एमटीपी में आया हुआ है। नो लिमिट प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज अनलिमिटेड कंपनी, अच्छी बात है। हैविंग शेयर कैपिटल इतना, अनलिमिटेड कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 92 है। सेक्शन 2 क्लॉज 92 प्लस इसमें जो भी एक्स्ट्रा बातें मैंने पढ़ाई है वो आप प्रोविजन में एक्सप्लेन करके आओगे पेपर में। पेटेज अभी मैंने देखा नहीं है, देख लेते हैं कितना है। आगे क्या बोल रहा है आप? वन ऑफ द क्रेडिटर्स मिस्टर सैमुअल फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द शेयर होल्डर मिस्टर इनोसेंट, नाम ही इनोसेंट है बेचारे को, कैसे लायबल कर देंगे? फॉर रिकवरी ऑफ हिज डेट अगेंस्ट नो लिमिट प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर इनोसेंट हैज गिवन हिज प्ली इन द कोर्ट दैट ही इज नॉट लायबल, ही इज जस्ट अ शेयर होल्डर। बोले मैं लायबल नहीं हूं, मैं तो शेयर होल्डर हूं। Explain whether Mr. Samuel will be successful in recovering his dues from Mr. Innocent? No. Innocent से नहीं ले पाएगा। आपको कंक्लूजन ये लिखना है, Mr. Samuel cannot directly claim his dues, cannot directly claim his dues। बोले वो डायरेक्टली अपने ड्यूज क्लेम नहीं कर पाएगा फ्रॉम मिस्टर इनोसेंट। ठीक है, क्लियर है क्या? हाउएवर ही कैन क्लेम ड्यूज फ्रॉम ऑफिशियल लिक्विडेटर, ही कैन क्लेम ड्यूज फ्रॉम ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिट प्राइवेट लिमिटेड। कोई दिक्कत आ गया समझ में? प्रोविजन में जितना मैंने सारा आपको लिखाया है कि सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, इसलिए आप डायरेक्टली मेंबर को स्यू नहीं कर सकते। आप या तो कंपनी को स्यू करो, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को स्यू करो। ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद ये आंसर आएगा। कर पाएंगे? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है सेक्शन 8 है, तो क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का है। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 of Companies Act 13 has been consistently making profit for past 5 years after a major change in management structure. Few members contended that they are entitled to receive dividend. No, नहीं मिलता। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में डिविडेंड देना प्रोहिबिटेड है। कैन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड? मैंने तो पहले ही नो कर दिया, बात ही खत्म। प्रोविजन में नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तीनों कंडीशन लिखोगे, फैक्ट्स तो कुछ है नहीं ज्यादा क्वेश्चन में, कंक्लूजन लिखोगे सिंस इट इज प्रोहिबिटेड फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी टू पे डिविडेंड, क्लेम ऑफ मेंबर्स इज नॉट करेक्ट। इफ यस, यस आंसर ही नहीं है तो बस काई की मैक्सिमम परसेंटेज उलू बना रहे हो, उलू। व्हाट इज द मैक्स, अरे हट, काई की मैक्सिमम परसेंटेज? बोले कोई मैक्सिमम परसेंटेज नहीं है, फालतू बात। हाँ आगे बढ़ो। Also to discuss along with other regular matters, company held a general meeting by giving only 14 days notice. Is this valid? Yes. मैंने क्लास में पढ़ाया था, नॉर्मली कंपनी में मीटिंग करने के लिए मीटिंग के 21 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को रिलैक्सेशन है कि अगर आप 14 डेज के पहले भी नोटिस देते हो तो नोटिस वैलिड है। तो इज नोटिस वैलिड? यस इट इज वैलिड। क्लियर है? बस यस नो का क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन तो क्वेश्चन नहीं लिख के दे दिया कि 14 दिन में देना होता है। यस इट इज अलाउड फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी टू होल्ड अ मीटिंग
बाय गिविंग 14 डेज नोटिस इन एडवांस। इतना सा आंसर है इस पार्ट का। तो 2 मार्क्स ऊपर वाले पार्ट के दूंगा, 1 मार्क्स इस वाले पार्ट का दूंगा अगर मैं पेपर चेक करूंगा तो। इंस्टीट्यूट चेक करेगी तो ट्रस्ट में वो भी ऐसे ही देगी। आप मेरा इस बार का पेपर देखना जो मैंने दिया है आपको, एग्जैक्ट सेम पैटर्न का पेपर था, एग्जैक्ट सेम पैटर्न। अगर आपकी मर्जी हो तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देख लेना, इसी तरीके से 4 पार्ट पूछ के 4 थ्योरी टॉपिक पूछे थे। पेपर खोल लेना, डिट्टो पैटर्न मिलेगा। मैंने 2 एमटीपी लिए हैं, दोनों आईसीआई के डिट्टो पैटर्न है। मतलब मेरे एमटीपी अगर आपने दे लिए मतलब आईसीआई का पैटर्न आपके माइंड में सेट है, वैसा ही पेपर आना है। और 99% बता रहा हूं एलएलपी का और एनआई एक्ट का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में कंपलसरी पे नहीं आएगा, ऐसे बोल रहा हूं मैं तो। बाकी आप खुद समझदार हो, समझदार को इशारा काफी होता है। समझो तो बहुत कुछ है, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब पूछ रहा है एक्सप्रेस, अरे क्या है यार, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड बाय वर्ड वेदर ओरल और रिटन। एग्जांपल लिख दो, खत्म। Implied contract is that contract which is implied by the silence of the parties. It is inferred from the conduct of the party. It is also called a tacit contract that is implied by silence. Write an example, Jai Siya Ram. Quasi contracts are those contracts which are neither expressed nor implied but imposed by law. They are based on principle of equity, which states that no one should enjoy benefits at the expense of other. These are not contracts in real sense. They may not contain all essentials of a valid contract. These are only resembling to contracts. E contract तक पूछ रहे हैं बेशरम, शर्म नहीं आ रही। एक लाइन नहीं है बेटा, मैंने बताया था ई कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर मार्क्स चाहिए तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स के जो दूसरे वाले नाम है पहले उससे आंसर स्टार्ट करो। ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स और साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आप लिखो ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड बिटवीन 2 और मोर पार्टीज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मील सच एज मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, फलाना। खत्म। आ जाएंगे 6 नंबर, चाहिए तो ले लेना। 4th क्वेश्चन, मैं एक ही बात बोलता हूं, करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जावत पत्थर परत निशान। प्रैक्टिस खेल है सारा। बच्चे मेरे पास आते हैं, हमारे यहाँ मार्क्स कम आए, वहां मार्क्स कम आए, हम भूल रहे हैं। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। आने वाले 10 दिन 15 दिन जो भी आपके पास हैं फिक्स कर लो, दिन में आधी घंटा लॉ रिवाइज करनी है, रिमेनिंग आधे दिन में अकाउंट्स पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, स्टैट्स पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है। यू विल पास। पास होना कोई बड़ी खेल नहीं है। 60 कैसे लाएं, 70 कैसे लाएं ये सोचिए, 80 कैसे लाएं, ला सकते हैं तो सोचिए। क्या समझे? नहीं समझे सर? हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सवाल आ रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है भाई हमारा। राहुल इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ जूट बैग्स। जूट बैग्स बनाता होगा। अरे वो बोरियां नहीं होती क्या, गेहूं की बोरियां भूरे कलर की, वही होते हैं जूट बैग्स। ही कॉन्ट्रैक्टेड विद सोनिया टू परचेज रॉ जूट फॉर पर्पज ऑफ मेकिंग बैग। राहुल इन्फॉर्म सोनिया दैट प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ जूट बैग वुड स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट बट सोनिया मस्ट सप्लाई जूट बैग टिल दिस डेट। राहुल बोला कि मैं प्रोडक्शन 27 जून से चालू करूंगा, लेकिन तू मुझे जूट बैग का जो रॉ मटेरियल है वो 25 जून को दे देना, सो दैट क्वालिटी वेरिफिकेशन कैन बी डन इन नेक्स्ट 2 days। सोनिया तो सोनिया है, सोनिया तो सोनिया है, 27 जून को दे रही है और इन्फॉर्म करिए राहुल को कि मैं तो 25 जून को नहीं दे पाई, अनअवॉइडेबल रीजन हो गया था। इन्फॉर्म राहुल दैट शी कुड नॉट सप्लाई, शी कुड नॉट सप्लाई क्या, जो भी रॉ जूट था ऑन 25 जून ड्यू टू सम तेरे अनअवॉइडेबल रीजन से हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, बोल रही मेरा पति भग गया था, भगा, हम क्या करें, मैं उसको ढूंढ रही थी, तू कुछ भी कर, हमें नहीं मतलब। एंड शी अश्योर्ड दैट, बोले क्वालिटी सब बढ़िया है, तू टेंशन मत ले। क्वालिटी मेजर्स वर नॉट इन एनी वे कॉम्प्रोमाइज्ड इन सप्लाईज। क्लियर है? बट राहुल वांटेड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एज ही वाज नॉट गिवन। ये लाइन से आंसर हो रहा है क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि अभी तक क्या करना है, अब मुझे क्लियर हो गया।
Rahul wanted to avoid the contract as he was not given opportunity to examine the goods. अब ये क्वेश्चन अगर सोगा का होता ना तो मुझे करने में दिक्कत नहीं आती. ये सेम क्वेश्चन सोगा में आ सकता है, लेकिन ये बोल रहा है इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर राहुल कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. बोले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग राहुल कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है क्या? आप बताओ क्या आंसर लिखोगे इसमें? नहीं, ज्यादातर बच्चे टाइम इज एसेंस लिखते हैं और इस क्वेश्चन में जीरो आ जाते हैं. राहुल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए अवॉइड ही नहीं कर रहा कि डिले हुई है. राहुल ये बोल रहा है कि मैं तो कैंसिल इसलिए करूंगा क्योंकि तूने मेरे को गुड्स को इंस्पेक्शन करने का मौका नहीं दिया. मेरे को देखकर बताओ, हमने टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ी है सेक्शन नंबर 37 में. पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक ही जगह बात हुई है कि सेलर को बायर को गुड्स को इंस्पेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी देनी है. अच्छा सवाल है. तो उसमें एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती थी, एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती थी. अब वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की तीन कंडीशन होती थी. प्रॉपर टाइम पर होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए, और एक कंडीशन होती थी बायर शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी. बायर शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन. मिल रही है क्या यही एसेंशियल्स ऑफ वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या नहीं मिल रही? मिल रही है, मिल रही है, मिली. तो आप क्या बोलोगे? इन द गिवन केस, सिंस राहुल वॉज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द गुड्स, there is no valid attempted performance by Sonia. Hence Rahul can avoid contract. अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैंने बुक में भी लिख रखे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. मैंने समझा भी रखे हैं, कॉपी में भी लिखा रखे हैं. कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहने वाला है. आया समझ में? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं. काजल वाइफ ऑफ अजय इज ल्यूनेटिक. ठीक है, पगली है. She purchased a diamond set of 15 लाख from a famous jeweler on credit. पगली क्रेडिट पे ज्वेलरी खरीद रही है. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होता है पर वो लाइफ नेसेसरीज लेता है, डायमंड सेट लाइफ नेसेसरी तो नहीं है. अगर वो लाइफ नेसेसरी लेता है तो जो पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सनली लायबल तो नहीं होता, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लायबल होती है. ये प्रोविजन सिर्फ माइनर के लिए नहीं है, ये मैंने पढ़ाया आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में. तो माइनर के लिए तो है ही, बट इट इज ऑल्सो फॉर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. इट इज एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर 68. द जूलर्स डिमांडेड द पेमेंट फ्रॉम हस्बैंड. हस्बैंड से कैसे ले लेगा? The jeweler filed suit against Ajay for recovery of price of diamond set. Decide whether jeweler is entitled to claim the price from Ajay. No. सर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर लाइफ नेसेसरी भी होती, अगर लाइफ नेसेसरी भी होती तो भी वो अजय से तो नहीं ले पाता, पर उस केस में पैसा किससे ले सकता था? काजल की प्रॉपर्टी से ले सकता था. क्लियर है क्या? तो अभी आप क्या लिखोगे कंक्लूजन में? ज्वेलरी है या डायमंड सेट है? डायमंड सेट है. डायमंड सेट इज नॉट अ लाइफ नेसेसरी. ज्वेलर्स कैन नॉट रिकवर अमाउंट फ्रॉम
काजल और अजय। इसमें तो मैं बताता हूं ये 3 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ज्यादा नंबर का होता तो मैं इसमें एक प्रोविजन और लिख के आता, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हस्बैंड के लिए वाइफ उसकी नेचुरल एजेंट होती है, और अगर वाइफ अगर कोई लाइफ नेसेसरीज एक्वायर करती है तो हस्बैंड लायबल होता है। तो अगर ये लाइफ नेसेसरी होती तो मैं लिखा था कि हस्बैंड लायबल है, बट उसमें सेक्शन 68 नहीं लगता, वहां पे लगती है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। वाइफ इज ट्रीटेड एज नेचुरल एजेंट ऑफ हस्बैंड फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई ऑफ लाइफ नेसेसरीज। तो यहीं पे डायमंड सेट की जगह फूड लिखा होता तो आप बोलते यस, अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम अजय हु इज हस्बैंड ऑफ मिस काजल। आया समझ में? बट अभी 3 नंबर का इसलिए इतनी माथापच्ची मैं नहीं कर रहा हूं, बट मैंने बता दिया कि और क्या पॉसिबिलिटीज में आ सकती है। बहुत बढ़िया सर, आप कितने इंटेलिजेंट हो। आई नो आई नो आई नो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। 50 बार ये सवाल आ गया, हर एमटीपी में आता है, करोगे नहीं आप फंसोगे, मेरे को मत बोलना। मैंने एनआई एक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कराए हुए, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। आज भी अगर आपने टॉपिक नहीं कराया रिक्वेस्ट करूंगा कर लो। और अभी मैं एनआई एक्ट तो रिवीजन करा ही रहा हूं आपको, 2 और 3 दिन में कवर करा दूंगा ये पूरा टॉपिक वापस। सिर्फ सेक्शन नंबर 76 लगेगा एनआई एक्ट का, याद रखिए। अंडर व्हाट सर्कमस्टांस प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नॉट नेसेसरी अंडर एनआई एक्ट 1881। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 5-6 पॉइंट का है। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आप 5-6 पॉइंट का आंसर सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा माथापच्ची नहीं करनी है। समझ में आई बात? नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड इंडियन जुडिशरी? पूरी सुप्रीम कोर्ट समझा देना इन डिटेल जितनी मैंने तुम्हें नोट्स में लिखाई है, पूरी हाई कोर्ट समझा देना इन डिटेल जितनी मैंने आपको नोट्स में लिखाई है। आई बात समझ में? यू विल गेट योर मार्क्स। याद करा देता हूं, अच्छा चलो याद करा देता हूं, रिकैप करा देता हूं, 1 मिनट दे दो। हाँ जी, क्या लिखेंगे? द सुप्रीम कोर्ट is the apex body of judiciary. It was established on 26 January 1950. The Chief Justice of India is the highest authority appointed under Article number 126 of Constitution. The principal bench of Supreme Court was to consist of 7 members, but now this strength has been increased to 34, including Chief Justice of India, and any appeal to Supreme Court can be made by making writ petition under Article number 32 of Constitution of India. High Court में भी each state and union territory will have a separate High Court, और High Court को भी जो अपील होती है वो writ petition के थ्रू होती है। High Court is the highest court in any state or union territory। और आप लिखाओगे कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं, जैसे 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में, उसमें कुछ 6 स्टेट्स ऐसे हैं विच शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट। क्लियर है? और याद रह जाए तो लिखा जाए कैलकाटा हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। नहीं याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नहीं कर सकते, लाइफ नेसेसरी तो चाहिए मुझे, लाइफ नेसेसरी मुझे चाहिए। यहां तक क्लियर है? सोगा का सवाल है। मैं क्या एक्चुअली मैं क्वेश्चन जब कराता भी हूं क्लास में या आपको भी बोलता हूं करने, तो पहले एक बार देख लो कौन से एक्ट से करना है क्वेश्चन, क्योंकि फिर क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना तो उसी एक्ट को सोचते हुए करेंगे। अब मेरे को पता है क्वेश्चन सोगा से होना है, होने को ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी हो सकता है, पर मेरे को पता है कि इन्होंने लिखा है सोगा से करना है तो मुझे सोगा से ही करना है, ठीक है? और याद है सोगा के अंदर और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रोविजंस में सिमिलैरिटी है। तो ये बात मैंने बिगनिंग में ही आपको लिखाई है कि आप पहले क्वेश्चन में चेक कर लो कि सोगा से करना है या आईसीए से करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी जो टेस्ट मैंने लिया था उसमें आज भी बच्चे गलती कर रहे हैं कि सोगा के प्रोविजन आईसीए में या आईसीए के प्रोविजन सोगा में लिख रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक बच्चे ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन में कीवे अटेम्प्टर लिखा हुआ है, वो सब नहीं चलेगा। अनंत नीड्स एसी फॉर हिज रूम, फॉर दिस पर्पज ही अप्रोचेज मैसर्स फ्रंटलाइन। तो अनंत बायर है, एसी खरीदेगा, फ्रंटलाइन सेलर है। द सेल्स मैनेजर ऑफ मैसर्स फ्रंटियर इलेक्ट्रॉनिक्स सेड दैट इट्स टेक्नीशियन विल विजिट द रूम
and thereafter they will suggest the air conditioner. मुझे तो implied condition as to क्वालिटी और फिटनेस का फीलिंग आ रहा है यहां पर, सेक्शन 16 ऑफ सोगा. ठीक है, मुझे तो उसका फीलिंग आ रहा है, क्योंकि बोल रहा है टेक्नीशियन विजिट करेगा, देखकर जाएगा, फिर हम तुम्हें एसी सजेस्ट करेंगे. ऐसी बात हो रही है. आफ्टर विजिटिंग द रूम, टेक्नीशियन सजेस्ट दैट अ स्प्लिट एसी ऑफ 1 ton कैपेसिटी विल बी सफिशिएंट. ऑन हिज एडवाइस ही परचेज द सजेस्टेड एसी, बट आफ्टर सम टाइम Anand found that AC is insufficient to cool the room. Now Anand wants to avoid the contract. Yes, he can avoid. Answer क्या होगा? The implied condition as to quality or fitness is generally not applicable. However, this condition will apply if buyer had made known to seller the purpose of acquiring goods. The buyer should have relied on skill and knowledge of seller. The goods must be such in which seller deals in ordinary course of business. But Messer Frontline Electronic denies returning or changing the AC, as AC installed and returning or changing will result in heavy loss. Whether Anand can avoid the contract after installation? Yes. लिख देना. कंक्लूजन किस तरीके से फ्रेम करोगे? आप बोलोगे in the given case it is clear from the facts that Anant purchases AC only on the suggestion of Messrs Frontline Electronics, and he had relied on their skill. Therefore, Anant can avoid the contract because AC was insufficient to cool the room area. क्लियर है? बहुत बढ़िया. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया. अब मेरा भी जो इस बार मैंने क्लास में एग्जाम लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट केस स्टडी था, बी सी दोनों पार्ट डायरेक्ट सवाल थे, देख सकते हो, चेक कर लो. है बी और सी डायरेक्ट नहीं है. ऐसे नहीं बनाता मैं पेपर. मैं नहीं बनाता हवा में पेपर, 4 जगह से छापा और बना दिया. मैं नहीं बनाता. हाँ, क्वेश्चन ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाए. क्वेश्चन मैंने भी कहीं ना कहीं से लिए हैं. और कहां से लिया है? पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी से लेता हूं मैं क्वेश्चंस. बट आई कीप इट इन माइंड कि पैटर्न वही रखा जाए जो आईसीआई को पसंद है. ठीक है? वो बात है ना, हम तुमको चाहते हैं, तुम हमको चाहते हो. आईसीआई से ये रिश्ता होना चाहिए. आप उन्हें पसंद करो, वो तुम्हें पसंद करें, तभी तो तुम्हें सीए बनाएंगे. तो उनकी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. वो जो बोल रहा है ध्यान रखना पड़ेगा. आईसीआई की बात मानो, मेरी भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है. आओ. और मधुमक्खी, चलो आजकल ये डंग तो नहीं मार रहा है लोगों को, है? ऑल इज वेल. चलो खैर आओ. ठीक है. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, व्हाट आर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का हो गया. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. What are the rights and obligations of partners under Indian Partnership Act with respect to the right to have the business wound up and surplus distributed? Check करो, section 46 apply होगा. On the dissolution of the firm, every partner has the right to have the property of firm applied in payment of the liabilities of the firm and to have the surplus distributed among the partners in their respective profit sharing ratio. याद आया? बस इतना ही आंसर है. The continuing authority of partners. तो याद करो, सेक्शन सीक्वेंस में ही पूछते हैं. एक तो ये 47 इसके जस्ट बाद वाला ही तो है. क्या बोलोगे? After dissolution of firm, implied authority of partners come to an end, except in 2 cases. Partner can do all such acts which are necessary to wind up the firm, and partner can carry out any act which is necessary to complete the contracts entered before the winding up of firm. The application of firm debts and separate debts, ये तो मैंने पूछा इस बार आपको टेस्ट में. सेक्शन 49. सोचो आप लोग कर ही नहीं पाए. कितने अच्छे से मैंने नोट्स में दिया है. क्या लिखा है था? बोलो मेरे साथ साथ. द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म shall be first applied
in the payment of the debts of the firm, and if there is any surplus, the share of each partner shall be applied for payment of his separate debts. The separate property of any partner shall be applied in payment of separate debts, and surplus will be distributed among partners in their PSR. नहीं गलत बोल दिया. And the surplus will be applied in the payment of debts of firm. बोलो आया? क्लियर है? चलो, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? बोल लो. आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 में क्या लिखोगे? आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द डेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी. अब इतना सा लिख के मत छोड़ना. 6 नंबर का है. डिफाइन श्योरिटी, डिफाइन प्रिंसिपल डेटर, डिफाइन क्रेडिटर. उसके बाद आगे पूछ रहा है असेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. क्या क्या फीचर्स हैं? इट मस्ट कंटेन ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. फिर 2 एक्सेप्शन है कि कंसिडरेशन नहीं भी होती है तो भी चलता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना जरूरी नहीं होती. किसमें? प्रिंसिपल डेटर में. याद है? उसके बाद सेकंड एसेंशियल क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी contract of guarantee will be void if it is made by misrepresentation or concealment of material fact. Contract of guarantee may be express or implied, and where contract of guarantee was made on the condition that other person must join as a co-surety and other person refuses to join as a co-surety, then contract becomes void. बोलो आया? अब ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको सोचो कितनी बार करा चुका. मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन इज मेकिंग, ड्रॉइंग और एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग ऑफ एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी. डिलीवरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ एनआई एक्ट. याद है कितना इंपॉर्टेंट कराया वो सेक्शन? मैंने तुमको पढ़ो और तुमको देखते ही समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन. देखते ही सेम क्वेश्चन करा रखा है मैंने तुम्हें, सेम डिट्टो सेम, नाम तक नहीं बदले इन्होंने. Nakul made promissory note in favor of Sahadev and delivered to him. Sahadev endorsed the promissory note in favor of Arjun but delivered to Arjun's agent. Endorse अर्जुन को दिया था और अर्जुन के तो ठीक है. Subsequently Arjun's agent died. Agent मर गया. And promissory note was found by Arjun. अर्जुन को मिला in his agent's table drawer. अभी अर्जुन सू कर रहा है उसको. अर्जुन उसको सू करा, भाई पैसे दे. अर्जुन sued Nakul for recovery of promissory note. Whether Arjun can recover the amount under provisions of NI Act? Yes, Arjun is entitled to recover the amount from Nakul. सेक्शन 48 एक्सप्लेन होगा इन डिटेल. पहले ही बोल दे रहा हूं 7 नंबर का सवाल है. मेरी किताब में जितने प्रोविजंस लिखे हैं सेक्शन 48 के पूरे एक्सप्लेन होंगे. रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, हु कैन डिलीवर, सब कुछ एक्सप्लेन होगा. उसके बाद आप फैक्ट लिख के कंक्लूजन लिखेंगे. सुन लो, फैक्ट लिख के कंक्लूजन लिखेंगे. इन द गिवन केस इंस्ट्रूमेंट वाज एंडोर्स्ड बाय सहदेव and then delivered to Arjun's agent. Delivery of instrument to Arjun's agent leads to valid negotiation and Arjun will get a valid title on promissory note. Therefore, Arjun can recover the amount of instrument from Nakul, who is the maker. Promissory note में primary liability maker की होती है. कहीं एग्जाम में लिखा वहां सहदेव से ले लेगा, सहदेव से नहीं लेगा. पैसा किससे लेगा? नकुल से लेगा, क्योंकि प्रॉमिसरी कौन है?
प्रॉमिस किसने किया है? नकुल ने किया है। बोलो आया? अरे आया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म रेटिफिकेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, रुक गया, मेरे को यहां पढ़ के कुछ समझ नहीं आया सवाल, क्योंकि रेटिफिकेशन की ऐसी कोई डेफिनेशन है नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आगे पढ़ूंगा तो क्लिक हो जाएगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम। ओ, तू बेवकूफ बना रहा था मेरे को। विदाउट हिज अथॉरिटी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन? डिफाइन रेटिफिकेशन। कौन सा वाला? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल्सो एक्सप्लेन असेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। और इफेक्ट ये होता है कि अगर रेटिफिकेशन होता है देन प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल? अलेजेड प्रिंसिपल विल बी लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिंसिपल लायबल होगा थर्ड पार्टीज को फॉर द एक्ट्स ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। याद आया? कर लेंगे, घबराया मत करो सवाल में। मैं डर गया, तुम मत डरो। लड्डू है, ऐसा कोई सवाल पूछ नहीं सकता जो मैंने पढ़ाया नहीं हो, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। क्लियर है? कॉन्फिडेंस रखना, हम कर लेंगे। सवाल को पूरा पढ़ा करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अरे यार इतना इजी ऐसे करोगे तुम मेरे साथ आखिरी क्वेश्चन में। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एन ऑक्शन कंप्लीट? जब हथौड़ी गिरेगी, हथौड़ी गिरेगी। हथौड़ी मत गिराना, ऐसे लिखकर आना। देखो प्रॉपर आंसर, द सेल इज कंप्लीट। बुक की लैंग्वेज बता रहा हूं। व्हेन ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर और अदर कस्टमरी मैनर, until such announcement is made, a bidder में, a bidder जिसने बिडिंग करी है, a bidder में retract from his bid, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। What is the effect of pretended bidding? Right to bid, right to bid का प्रोविजन था, तो ओनर ऑफ गुड्स खुद भी बिड कर सकता था और अपना एजेंट भी खड़ा कर सकता था। लेकिन अब रूल क्या था? वेयर सेलर और हिज एजेंट बिड्स इन एन ऑक्शन सेल without reserving the right to bid, then contract of sale is voidable at the option of buyer. Can the seller, उल्टा सवाल पूछते हैं, ये पहले पूछना चाहिए था, ये बाद में पूछना चाहिए था। Can the seller reserve the right to bid at his own? Yes. If yes, how? How तो क्या है इसमें? How कुछ नहीं होता, बोले कर ले रिजर्व, अलाउड है बस। What is how? बोलो right to bid, बोल देते हैं right to bid may be reserved by seller, and where such right is reserved, the seller or any one person on his behalf may bid at auction sale. इसके अलावा मॉड्यूल में ना मेरे नोट्स में कोई एक लाइन लिखी हुई मिलेगी। लिखो और 7 नंबर लाओ। अब बच्चे बोलते हैं इसमें तो एक ही पेज का आंसर आएगा, बहुत है, फालतू की अनशन बातें नहीं लिखनी। ऑक्शन सेल में डिफाइन कर दीजिए पहले। ऑक्शन सेल रेफर्स टू पब्लिक सेल ऑफ गुड्स वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। द ऑक्शन सेल विल बी कंडक्टेड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स, और विल बी कंडक्टेड बाय ऑक्शनियर ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर ऑफ द गुड्स। फिर टिंग टिंग टिंग, तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करे, खत्म। क्लियर है? क्लियर है? तो बोलो राधे राधे। हाँ तो मत लिखो ना जब नहीं है, जितना है उतना लिखिए। कई बच्चे मेरे को बोलते हैं अरे सर कैसे होगा? हो गया ना, हो गया ना, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लॉ हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, इंटर आते आते वो पुराना हो जाएगा। फिर इंटर में लॉ इजी लगेगी, टैक्स हार्ड लगेगी। फिर फाइनल आते आते टैक्स इजी लगेगी, वहां पे कुछ और नए सब्जेक्ट्स आते हैं वो हार्ड लगेंगे। तो पहली बार कोई चीज करेंगे तो हल्की सी हार्ड लगेगी। तभी एक ही बात बोलता हूं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड यू विल बिकम गुड एट इट। पहले दिन में थोड़ी ना प्रो हो जाते हैं गाड़ी चलाने में। मैंने पहले दिन मोटरसाइकिल चलाना सीखी, बोले कल से एक पहिए पे चलाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। इट टेक्स टाइम। हाँ मजा आ गया सर, वाह वेरी नाइस।